नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में अपनी हर भूमिका निभाई सफलता से और हर भूमिका को निभाने में रहे दक्ष आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड प्रदेश के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपका राजनीतिक परिवार रहा और आप पिताजी आपके चकरौता से विधायक रहे, बहुत बार जनता ने आप लोगों पे विश्वास जताया। जीवन में ऐसी सर क्या घटनाक्रम आए, क्या तब्दीलियां आए कि आपने अपने जीवन को जीने का जो जरिया है वो पॉलिटिक्स को चुन लिया और पॉलिटिक्स को अपना जीवन समर्पित कर दिया? देखिए, राजनीति को मैंने बचपन से देखा और मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी वो राजनीति में थे और उनको देखते देखते मुझे भी जो है राजनीति में प्रवेश करने की इच्छा हुई और मैंने इस बात को अपने ज़हन में उतारने का काम किया कि राजनीति के माध्यम से भी हम जन सेवा करने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए वातावरण भी था, परिस्थितियां भी थी और जन सेवा करने का जज्बा भी था, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र चुना और राजनीति में मैंने प्रवेश किया। कोई आपको ऐसी घटना या कोई जीवन में ऐसा मोड़ आया हो जो आपको याद हो कि एकदम से बहुत सारे जीवन में युवावस्था में बहुत सारे विकल्प रहते हैं और आपका विकल्प राजनीति बन गया? कोई ऐसी घटना आपको याद है, कोई परिस्थिति ऐसी याद है जो हुई जीवन में? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे मोड़ आते हैं जिन मोड़ों पर आपको कई रास्ते दिखाई देते हैं। अब रास्ता आपको चुनना होता है कि आप किस रास्ते पर चल कर के जो आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मेरे सामने भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन मैंने राजनीति का रास्ता चुनने का काम किया। इस रास्ते के माध्यम से जन सेवा करने का मेरा लक्ष्य था, उद्देश्य था और इसलिए राजनीति में मैं आया हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपके व्यक्तित्व को नोटिस करता हूँ, आप बहुत शांत, बहुत सौम्य व्यक्ति हैं और बहुत प्रेम से, मधुरता से बड़ी बड़ी मुश्किल को मुस्कुराते हुए हल कर देते हैं। तो ये जो आपकी आंतरिक शांति है, जो मन के अंदर जो आपके एक मिठास है और बहुत शांति है, उसका क्या कारण है? ऐसा क्या प्रभु से अटैचमेंट है, डिवाइनता ऐसी क्या है जो आप मुश्किल से मुश्किल स्थिति को मुस्कुराते हुए झेल जाते हैं? नहीं, देखिए, अब यह तो आप कह लीजिए मेरे आदत में शुमार हो गया है। जब राजनीतिक जीवन हम जीते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमारे पास तरह तरह के लोग आते हैं और उन परिस्थितियों में निश्चित रूप से हमको जो है बड़े धैर्य से प्रत्येक व्यक्ति की बात को सुनना पड़ता है। और मैं कह सकता हूँ कि ये मुझे ईश्वरीय देन भी कह सकते हैं कि मुझे चाहे कोई किसी भी तरह का कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो उसकी बात को हम धैर्यपूर्वक सुनते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि उसकी समस्या का समाधान हो। और राजनीति में जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उन उतार चढ़ाव में कई तरीके की परिस्थितियां भी सामने आती है। तो मैं कहता हूं कि हर परिस्थिति को अगर आप मुस्कुरा के झेलें और मुस्कुरा करके आप उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करें तो स्वाभाविक बात है कि आपको आत्म शांति भी मिलती है और जो लोग हमारे पास आते हैं उन्हें भी निश्चित रूप से ये लगता होगा कि हम गए थे, हमारे कार्य के लिए प्रयास किया और जिस तरीके से जितनी मदद हमसे हो बन पड़ती है उसको हम करने का प्रयास करते हैं। और मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जब उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का 2017 में आपको उत्तराखंड का अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस बहुत मुश्किल परिस्थिति में थी और आपने 4.5 साल अपनी व्यक्तित्व की खूबियों से, अपनी गुणों से कांग्रेस को बहुत संवारा और अचानक ऐसी परिस्थितियां आ गई, इंदिरा जी के जाने से आप नेता प्रतिपक्ष बने। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसी कहाँ और चीज़ें रह गई जो आपके जहन में थी, जो आप 2022 के लिए एक रण बना के चल रहे थे, विजय का एक आपने खाका तैयार किया होगा, कहाँ कुछ छूट गई? देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड राज्य के अंदर
कांग्रेस बुरी तरीके से परास्त हुई। हम मात्र 11 विधायक चुन करके विधानसभा में आए और उन विषम परिस्थितियों में राहुल गांधी जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और मेरा दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य करूं। और जब अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर मिला तो मैं उत्तराखंड के कांग्रेस के एक एक साथी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उसे साधुवाद देना चाहता हूं, उसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि संघर्ष के उस दौर में कांग्रेस का एक एक साथी पूरी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा हुआ। और जो कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी, जब ये लग रहा था कि किन विषम परिस्थितियों में कैसे हम उभरेंगे, हमारा साथी कार्यकर्ता हताश और निराश था, तो उन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के साथियों के सहयोग से हमने प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का निर्णय लिया, फैसला लिया और हम उसमें कामयाब हुए। और मैं कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में है। और आपने कहा कि क्या चीज़ें छूट गई। राजनीतिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारा आप कार्य करना चाहते हैं, जो भूमिका आपको मिली है, तो कई बार उसमें व्यवधान भी होता है। असमय हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी का निधन हुआ और उनके निधन की वजह से जो है स्वाभाविक बात है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है परिवर्तन करना पड़ा। सोनिया गांधी जी ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है। तो मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि हम फिर से इस उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस को और मजबूत करने का काम करें। और इसके लिए भी मुझे कांग्रेस जनों का जो प्यार स्नेह मिल रहा है, निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार बनाने जा रही है। और आपके समर्थक और आपके चाहने वाले उत्तराखंड में एक नारा लगाते हैं कि उत्तराखंड के दिलों में बसने वाले किंग हैं और जिनसे है उत्तराखंड को संवारने की उम्मीद, वो प्रीतम सिंह हैं। तो आपका क्या कहना है कि आप जो संवारने का आपके पास क्या खाका है उत्तराखंड को? देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस ने 2 सरकारें बनाने का काम किया। एक सरकार 2002 से 7 के बीच में रही, एक सरकार 12 से 17 के बीच में रही और दोनों ही सरकारों में मुझे मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। और मैं कह सकता हूं कि हमारी जो 2 सरकारें रही, इन दोनों सरकारों ने इस उत्तराखंड राज्य का चहुमुखी विकास करने का काम किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जो है लेकर के हमको आगे चलना है, लेकिन आज इस राज्य के अंदर अगर आवश्यकता है तो इस बात की है कि हम इस राज्य के अंदर पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दें और हमारी सरकार में लोकायुक्त भी होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चुनौतियां आएंगी भी, उन चुनौतियों पर भी पार पाने का काम करेंगे। मैं आभारी हूँ उत्तराखंड के लोगों का कि उत्तराखंड के लोग जो है अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मुझे समय समय पर लगातार देते रहे हैं और भविष्य में भी उनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद रहेगा। तो हमारा प्रयास होगा कि हम इस उत्तराखंड के राज्य के अंदर एक मजबूत और विकास उन्मुखी जो है सरकार देने का काम करें। आज जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, आपके उसको बड़ी नज़दीक से देख रहे हैं कि हर वर्ग जो है त्रस्त है, हर वर्ग जो है सड़क पर उतर कर के संघर्ष करने का काम कर रहा है। तो इन विकट परिस्थितियों में निश्चित रूप से राजनीति से जुड़े हुए हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम उन लोगों के परिप्रेक्ष्य में जो आज संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में सोचें और उनके हित के लिए कार्य करें। तो ये कोशिश और प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। एक आपका बयान मीडिया में बहुत मशहूर हुआ था कि आपने पूछा, लोगों ने पूछा चेहरा कौन होगा, तो आपने कहा मेरे चेहरे में कोई कमी है क्या? तो आपके चेहरे व्यक्तित्व में तो कोई कमी ही नहीं है, जनता ने सदैव प्यार दिया।
तो और लोग आपको आने वाला भविष्य का मुख्यमंत्री मान रहे हैं उत्तराखंड के, क्योंकि आपका बेदाग चेहरा है और आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि आप सबको साथ लेके चलते हैं। आप उत्तराखंड के लोगों को क्या ऐसे विश्वास दिलाएंगे कि आप क्या ऐसी सरकार देंगे जो जनहित में काम करेगी 2022? देखिए, जो आपने चेहरे की बात कही, वो तो जब प्रेस वार्ता थी तो प्रेस वार्ता में हमारे साथी बार बार एक प्रश्न पूछ रहे थे कि चेहरा चेहरा चेहरा, तो उस समय एक हंसी मजाक के रूप में भी हमने कह लिया, भाई चेहरे की आप बात कर रहे हैं तो चेहरे में मेरे क्या कमी है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेता है कि कौन चेहरा होगा, किसकी अगुवाई में सरकार बनेगी, क्या होगा। ये निर्णय भविष्य पर भी निर्भर करता है और राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेता है। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जब सरकार बनेगी तो विधायकगण और राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर के जो है जिसको जो दायित्व सौंपेगा, प्रत्येक व्यक्ति उस दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करने का काम करेंगे और सब लोग जो है जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी उनके साथ लाभबद्ध होने का काम करेंगे। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि हम इस राज्य को कैसी सरकार देना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना चाहते हैं। हम ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो सरकार पारदर्शी हो और हमारा ये प्रयास रहेगा, ये कोशिश रहेगी कि विकास की जो गति टूट गई है, विकास की उस गति को हम अमलीय जामा पहनाने का काम करें, विकास को गति देने का काम करें। और इसके साथ साथ जो परिस्थितियां उत्तराखंड राज्य के अंदर पैदा हो रही हैं कि पलायन हो रहा है, पलायन के साथ साथ जो है बड़ी विषम परिस्थितियां पर्वतीय क्षेत्र में हैं, उन विषम परिस्थितियों के अनुरूप इस उत्तराखंड राज्य को ढालने का हम प्रयास करेंगे। आज जब हम पलायन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से स्थिति बड़ी गंभीर है और आजकल तो आप देख रहे होंगे कि सरकार भी कह रही है कि पर्वतीय क्षेत्र से पलायन हो रहा है और जिस तरीके से असंतुलित पलायन कह लीजिए या असंतुलित स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो सरकार को ये असंतुलित स्थितियां आज नजर आ रही हैं जब चुनाव हमारे सर पर है। देखिए, सरकार को इस दिशा में मैं समझता हूं कि शुरुआती दौर में सोचना चाहिए था। आज एक विडंबना है कि जब जब सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद चुनाव के दरमियान जो है सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करने का काम करती है। ऐसा लगता है कि इन घोषणाओं को जो है सरकार तत्काल प्रभाव से पूरा कर देगी। सरकार घोषणा करते वक्त ये भी नहीं सोचती है कि इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए धन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। और अगर सरकार में ये ललक है कि जो चुनाव के दरमियान वो कह रहे हैं उसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को ये कार्य उस दिन से शुरू कर देना चाहिए जब वो सरकार का गठन करने का काम करते हैं। 5 साल का कार्यकाल है, आप घोषणा भी कीजिए 5 वर्षों में और उन तमाम विकास के कार्यों को अमलीय जामा भी पहनाने का काम करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देख लीजिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इस प्रदेश के अंदर जब जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया गया, तब तब भाजपा ने लोगों को निराश करने का काम किया। 3 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की इस सूबे के अंदर रही। एक सरकार 17 महीने जो अंतरिम सरकार थी, उस दौर में आप देख लीजिए कोई काम नहीं हुआ, 2 मुख्यमंत्री हमको दे दिए। 7 से 12 के बीच में फिर लोगों ने मौका दिया, विकास को अवरुद्ध करने का काम सरकार ने किया। आपके सामने 3 मुख्यमंत्री हमको मिले। आपसे आपका मतलब हर विधानसभा में आप रहे, जनता ने आपको हर विधानसभा में आप उत्तराखंड के मौजूद रहे। ये क्या आप रीज़न मानते हैं कि इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद एक दूसरे की सरकार अस्थिर करने का काम रहा और उत्तराखंड को पूर्णकालिक नारायण दत्त तिवारी जी के बाद कोई भी मुख्यमंत्री नहीं मिला? ये खींचतान उत्तराखंड में क्यों रही? जब ये प्रदेश इतने संघर्ष के बाद बना तो फिर सत्ता का संघर्ष क्यों हो गया बनते ही? देखिए, मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूँ। हमको 2 सरकारें बनाने का अवसर मिला और जब 2 सरकारें हमने बनाई, उन 2 सरकारों में
तिवारी जी जैसा व्यक्तित्व हमको मुख्यमंत्री के रूप में मिला और उनकी रहनुमाई में हमने उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। हमको 12 से 17 के बीच में फिर सरकार बनाने का अवसर मिला और मैं उत्तराखंड का दुर्भाग्य कहूँगा कि 2013 की आपदा इस प्रदेश के अंदर आई और आपदा आने के बाद शायद संभवतः जो मैनेजमेंट हमको करना चाहिए था शायद हम वहाँ पर कहीं पर नाकाम रहे, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व को इन विषम परिस्थितियों में निर्णय लेना पड़ा कि हम एक नया मुख्यमंत्री इस प्रदेश को देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो सब चीज़ सामान्य रही, उसके बाद भी मुख्यमंत्री लगातार बदलते रहे। ये सत्ता संघर्ष अपनी जगह है। हर व्यक्ति जब राजनीति या किसी क्षेत्र में जाता है तो चाहता है कि वो ऊंचाइयां हासिल करे, लेकिन ऊंचाइयां हासिल करने के लिए जिस कंधे का सहारा लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं उसी कंधे को अगर वो तोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम में आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए, लेकिन जिसके सहारे आप आगे बढ़ रहे हो उस सहारे को जो है कभी जो है तोड़ना नहीं चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि हमारी सोच होनी चाहिए। और भविष्य में भी सरकारें बनेंगी। जो पिछली सरकारें उनका अनुभव हम सब के सामने, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के सामने है। भविष्य में भी सरकारें बनेगी, उन सरकारों का क्या हश्र होगा उसके बारे में मैं अभी कुछ कहूँ तो कदापि उचित नहीं। लेकिन जो सरकारें बने वो सरकारें उत्तराखंड राज्य के प्रति समर्पित होनी चाहिए। पर ये जो सरकार बनी इतने पूर्ण बहुमत में बनी, फिर भी आप जानते हैं कि रोजगार जैसे, पलायन के मुद्दे जैसे, रोजगार जैसे मुद्दों पे ये कुछ नहीं कर पाई। ये आपसी खींचतान में ही फंसी रही और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप जनता की आवाज़ उठा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पे। तो आपको क्या लगता है कि क्या चूके हैं और कांग्रेस 2022 में ऐसा क्या विकल्प देगी इन मुद्दों पे? देखिए, मैं 2017 के विधानसभा चुनाव की ओर आपको ले जाना चाहूँगा। जब 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की सरजमी पर आते हैं, कहते हैं कि यदि किसान डबल इंजन की सरकार बनाएगा तो हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का काम करेंगे। लेकिन आय दोगुना करने की बात तो बहुत दूर की, ऋण माफ़ करने की बात बहुत दूर की है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 3 काले कानून किसानों पर थोपने का काम किया, जिसका किसान आज भी दिल्ली की सीमाओं पर पुरजोर विरोध करने का काम कर रहा है। लगभग 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये हालत, ये स्थिति है किसानों से किए वादे के परिप्रेक्ष्य में। नौजवान साथियों से भी कहा कि आइए सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम नौजवान साथियों को रोज़गार देंगे। नौजवान साथियों ने देश के प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा व्यक्त किया और उन्होंने डबल इंजन की सरकार बनाने में पूरा सहयोग दिया और 57 का मैंडेट दे करके इस सरकार को बनाने का काम किया। आज नौजवान साथी जब सरकार से रोज़गार मांगता है तो सरकार पुलिस बल के माध्यम से नौजवान साथियों का दमन करने का काम कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो राष्ट्रीय आंकड़े हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। बहुत ही भयावह स्थिति इस राज्य की है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो लोग जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने नौजवान साथियों से वादा किया था कि हम रोज़गार देंगे और उसमें सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। आज किसान आहत है, नौजवान साथी आहत है। तीसरी बात ये कही थी, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लोगों ने इस नारे पर विश्वास व्यक्त किया और सरकार बनाने का काम किया, लेकिन क्या हुआ? जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए थे, आज वो गैस का सिलेंडर जो है 1000 रुपये पे आम आदमी को मिल रहा है। जिस पेट्रोल डीजल को जो है हम 60 पर छोड़ कर गए थे, वो पेट्रोल आज 100 के पार चला गया। डीजल जो है
95 और 100 के बीच में है। ये हालत इन्होंने कर दी है। क्या यही महंगाई को कम करने का वादा था? खाने का तेल जो है वो 200 रुपये लीटर हो गया है। आप आज मुझे बताइए कि बाजार में जब गरीब आदमी कोई चीज़ खरीदने जाता है तो वो किसी भी चीज़ को जो है महंगाई के कारण नहीं खरीद पाता है। महंगाई अपने चरम पर है। एक और गरीब आदमी जो है महंगाई से जंग लड़ने का काम कर रहा है, दूसरी ओर कोरोना की महामारी ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। और आज हर वर्ग महंगाई की वजह से हाहाकार कर रहा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आपके सामने है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। और महंगाई के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं उसमें उत्तराखंड राज्य नंबर 1 पर है। ये हालत, ये स्थिति है। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहित संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त देंगे, ये नारा रह गया है। लोकायुक्त का 4.5 साल में कोई अता पता नहीं है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। हरिद्वार के अंदर जब कुंभ था, कुंभ के दरमियान जिस तरीके से कोरोना टेस्टिंग में भ्रष्टाचार हुआ उसको आपने और हमने बड़ी नज़दीक से देखा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के इतर कोरोना की महामारी कुंभ में जो फर्जी टेस्टिंग हुई पूरे देश के अंदर फैली, कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है। तो ये सरकार तो हर मोर्चे पर विफल सरकार है। और इन तमाम विषयों को लेकर के जो है हम आम जन के बीच में जा रहे हैं। और हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने इस प्रदेश के अंदर जो है परिवर्तन यात्रा संचालित करने का निर्णय लिया। 3 सितंबर से हमने परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की। 2 दौर हो चुके हैं और परिवर्तन यात्रा में लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद जिस तरीके से मिल रहा है, ये संकेत है इस बात का कि उत्तराखंड के लोगों ने 2022 में बदलाव का मन बना लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के लोगों से, आप कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस आपकी भावनाओं के अनुरूप सरकार देने का काम करेगी। तो निश्चित रूप से आज उत्तराखंड के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र, चेहरे को पहचान चुके हैं और 2022 में वो वोट के माध्यम से सरकार पर चोट करने का काम करेंगे। और मेरा आज के इंटरव्यू का आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि आपका उत्तराखंड की जनता को, क्योंकि चुनाव बहुत ही निकट हैं, कुछ ही दिनों का मामला रह गया है, 100-120 दिन में चुनाव है, आपका उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश है? देखिए, मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने 2 बार कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर दिया, 3 बार आपने भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश के अंदर सरकार संचालित करने का अवसर दिया। और मैं कह सकता हूं कि जो 2 बार कांग्रेस ने सरकार इस प्रदेश के अंदर संचालित की, हमने इस उत्तराखंड राज्य के विकास को नई ऊंचाइयां देने का काम किया, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन भाजपा ने जो 3 सरकारें हमको दी, जनता उसे भी बड़ी नज़दीक से देख रही है। और मैंने पहले भी कहा शुरुआती दौर में, और फिर आपके अंतिम प्रश्न के रूप में कह रहा हूँ कि आज उत्तराखंड राज्य को जो सरकार चाहिए वो सरकार जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। और जब भ्रष्टाचार नहीं होगा सरकार में तो स्वाभाविक बात है बहुत सारी चीज़ें हम स्वतः ही जो है ठीक करने में कामयाब होंगे। तो उत्तराखंड के लोग हमारे कृत्य को देख रहे हैं, हमारी हर कृत्य पर जो है उनकी पैनी नज़र है। और उत्तराखंड का आमजन जो है निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों का बोध भी जानता है, राजनीतिक रूप से बहुत सचेत है, स्वाभिमानी है। किसी लालच को देकर के जो है उनके वोटों को खरीदा नहीं जा सकता है, बल्कि वो अपने विवेक से जो है निर्णय लेने का काम करते हैं। और मुझे विश्वास है, भरोसा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया, लोग जो है निश्चित रूप से 2022 में भाजपा को जो है सबक सिखाने का काम करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपने अपनी बात रखी, अपनी हृदय की गहराइयों से धारा प्रवाह आपने बात रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।
धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।